ऐसा नहीं है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार कोई अजय परिवार नहीं है कि वो कभी हारे गए नहीं। उसके पहले ही तो हिना साहब 4-4 बार चुनाव हारी हैं लोकसभा का। ऐसा नहीं है कि कोई रघुनाथपुर कोई ऐसा दुर्ग है जिसको हराया नहीं जा सकता है, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हर हारी हुई सेना युद्ध बढ़िया लड़ती है। अगले बार हम लोग वहाँ भी चुनाव जीते। ये एमएल का मैं पहला फाउंडर मेंबर और मेरे पिताजी, उसके बाद ही और कोई आए। अमर जी तो 84 में आए, हम तो 78 में CPI-ML शुरू कर दिए थे। और अमर जी को सबसे पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्य मैंने ही बनाया था। CPI-M से है। 67 में कामरेड गिरधारी राम जीते थे तो हम लोग उस समय छोटे थे, झंडा लेकर के दौड़ते थे। तो क्या आप मानते हैं कि MP और MLA फंड बेची जाती है? देखिए ऐसा है, इस मामले में थोड़ा सा भावुकता में बोल गए। हम सुने हैं उनका इंटरव्यू। पहली बात यह है कि वो तो अपने दल की बात बताएं, वो बात तो समझ में आती है कि वो अपने दल से जुड़े हुए हैं, तो उनके विधायक क्या करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया होगा। 2% लेते हैं। हाँ, अब 2% लेते हैं कि 20% लेते हैं हम नहीं जानते। और आपके दल वाले 10%। सुनिए ना, ये भी उनका कहना बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। अगर 10% लेते तो आप हम अभी दुरौदा विधायक क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ की विधायक चाहिए कि हर गांव में, हर पंचायत में आपको बोर्ड मिल जाएगा। उनके काम बोलता है। तो उनका तो यही कहना है कि काम बोलता है लेकिन कमीशन उसमें 10% दलावते विधायक। असल में होता क्या है ना, जब मान लिया जाए को अपने विधायकों को बहुत नजदीक से देखे हैं, अमरजीत कुशवाहा को और सतदेव राम को, तो शायद उसी से धारणा अन्य विधायकों के बारे में भी बन गई हो। तो चलिए, उनकी धारणा का हम स्वागत करते हैं। कम से कम इतनी तो अमरजीत के अंदर ईमानदारी है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक भ्रष्ट रहे हैं, हमारे भी विधायक कमीशन ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद। उन्होंने अमरजीत कुशवाहा का और सतदेव राम का कम से कम पोल तो खोला। जनता के बीच आम धारणा है, लेता है कि नहीं लेता है इसका तो कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन जनता के बीच ये आम धारणा है। आप भी जानते हैं कि MP फंड और MLA फंड में कमीशन चलता है, क्योंकि काम उतनी मजबूत नहीं होता है कई जगहों पे। देखिए ऐसा है, कुछ लोग कराते हैं। अब सवाल है कि जो लोग लेते होंगे वो जानते हों, जो देते होंगे वो जानते हों। काम तो दिख रहा है नीतीश जी के शासनकाल में ना। पिछले बार तो 10,000 रुपया नहीं गया था। पिछले बार अमर जी खुद क्यों हार गए? या बिहार में NDA की सरकार कैसे बन गई? जो भी वामपंथी नेता रहे हैं वो बराबर जमीन की बात करते हैं कि धन धरती बट कर रहेगी, यही नारा लगाते हैं। ये सब नारे पुराने किस्म के नारे हैं। तो किसके पास 50 एकड़ जमीन है कि आप धरती बांट दीजिएगा? सब तो 2 बीघा 4 बीघा वाले जमीन है। छोटे किसान है, मध्यम किसान है, एक आध धनी किसान होंगे जिनके पास 20-25 बीघा जमीन है। ये सब नारे बंद होने चाहिए और यही कारण है कि वामपंथ का पतन भी हो रहा है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, संघर्ष के बल पर सत्ता प्राप्त कर सिवान की राजनीति में एक बड़े नाम बन चुके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव रमेश कुशवाहा जी आज हमारे साथ हैं। जब 2025 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो सिवान के चुनाव में एक अहम भूमिका अदा किया था इन्होंने, और सिवान में जो जीत मिली, NDA को बहुत शानदार जीत मिली। 8 में से 7 सीटें जो है वो आप लोगों ने जीता। आप तो चुनाव लड़े नहीं, आप तो लड़वाए, वादा किए जनता के बीच जाके। तो जो 7 आपके विधायक हैं उनका काम काज कैसा चल रहा है? देखिए, जहाँ तक NDA के 7 विधायकों का है, काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग जनता से जुड़े, चाहे आप माननीय पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी को ही देख लीजिए। जब भी पटना से, या वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और जब कभी भी सिवान आते हैं तो गांव गांव जाते हैं। 2 दिनों से पूरे रूटीन के साथ एक एक गांव में हो गए। और माननीय विधायक भाई नरदेव सिंह पटेल जी, ये भी लगातार जनता के बीच रहते हैं। भीषम जी को भी देखिए, आप उन लोगों का सोशल मीडिया को उठा करके देखिए, रोज 10 गांव 15 गांव
ये लोग जाते हैं। उसी तरह चाहे माननीय दरौदा के विधायक करणजीत सिंह जी हों, ये भी, या आपको दरौली के विधायक हैं वो भी, हमारे जितने सातों विधायक हैं वो सब, चाहे गोरिया कोठी के विधायक हों या महाराजगंज के विधायक हों, सब जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की इशू को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जनता की समस्या है, चाहे वो उसका माध्यम विधानसभा बने, क्वेश्चन लगा करके बने, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात करके हो, जो भी हो, जनता की समस्या उसको हल करने के लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। विकास पर फोकस है, डेवलपमेंट के काम को लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जीते कैसे, ये बताइए, आपका क्या मूल मंत्र रहा? देखिए, ऐसा है, हम इस बार जीते कोई नई बात नहीं है। 2005 के नवंबर से ही एनडीए की सरकार चली। 2015 में महागठबंधन के साथ हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी, वो एक अपवाद था। लेकिन बाकी जितने चुनाव हुए हम बीजेपी के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़े। 2010 में इससे ज्यादा सीट हम लोग जीते थे और इस बार भी 202 सीट जीते हैं। पिछले चुनाव में 2020 में थोड़ा हम लोगों का कम था, लेकिन बावजूद सरकार बनी थी। हम सीवान के परिप्रेक्ष्य में, अच्छा, सीवान का जहां तक देखिए, सीवान में और इसी ढंग का रिजल्ट पूरे बिहार में, जिस तरह सीवान में रिजल्ट आया उसी तरह का रिजल्ट पूरे बिहार में। सीवान कोई अपवाद नहीं है। आप जाइएगा, 100% सीट हम लोग गोपालगंज में जीत गए। हम लोग 10 में से 7 सीट यहाँ भी जीत गए, छपरा में भी, सारण में भी जीत गए, और सीवान में 8 में से 7 सीट जीत गए। तो इस पूरे कमिश्नरी में और बिहार में बहुत ही एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा। और सीवान में हम लोग एक सीट भी, वो भी सीट जीत जाते। थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोगों का टेक्निकल मिस्टेक हो गया वहाँ पे रघुनाथपुर में, नहीं तो वो भी सीट हम लोग जीतते। जीसू भाई, देखिए जितना उनको वोट आया है, आज तक एनडीए प्रत्याशी को चाहे कोई भी लड़ा हो पहले उतना वोट नहीं लाए। 79,000 वोट आया। उसके पहले 52,000 से लेकर 55,000 के बीच में ही लोग रहते थे। पहली बार 79,000 वोट आया। और वहां पे हम लोगों का बूथ मैनेजमेंट थोड़ा उतना मजबूत नहीं था जैसा अन्य जगहों पर था। वहां भी होना चाहिए था। और हम लोग वहां ज्यादा सभा कराए, बड़े बड़े नेताओं को बुलाए। ये मेरी पॉलिटिकल गलती थी। एक सभा काफी थी, बाकी सब हम बूथ पर ध्यान देते, गांवों पर ध्यान देते, अपने कैडरों पर ध्यान देते, उसको लगाते, तो हमें उम्मीद थी वो सीट भी हम लोग जीत जाते। मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को हरा देते? अरे, सवाल है कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार कोई अजय परिवार नहीं है कि वो कभी हारेगा नहीं। उसके पहले ही तो हिना साहब 4-4 बार चुनाव हारी हैं लोकसभा का। आपकी पत्नी ने भी हराया? हाँ, हमारी पत्नी चाहे पहले भी माननीय कविता सिंह जी रही हों या ओम प्रकाश यादव जी भी 2 बार विधायक रहे, तो उन्हीं को हराए। कविता जी भी उन्हीं को हराए। हाँ, हराए, सांसद लोग रहे। ऐसा नहीं है कि कोई रघुनाथपुर कोई ऐसा दुर्ग है जिसको हराया नहीं जा सकता है, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हर हारी हुई सेना युद्ध बढ़िया लड़ती है। अगले बार हम लोग वहां भी चुनाव जीतेंगे। इस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर अभी रमेश कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, इसी कुर्सी पर अमरनाथ यादव जी बैठे थे। माले के बड़े नेता हैं और ये लोग आपस में पहले तो एक ही साथ राजनीति भी किए। उनके कुछ सवाल थे और कुछ सवाल मेरे थे और कुछ सवाल उनके भी थे। कुछ उन्होंने भी कहा था। मैंने इसी कुर्सी पर बैठे थे जब वो तो पूछा था कि रमेश कुशवाहा वामपंथी विचारधारा के हैं, वो आपके पास थे तो बहुत ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिली। एनडीए में गए तो इतने बड़े हो गए, क्यों? आप लोग तो नेता को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि रमेश कुशवाहा वामपंथी विचारधारा के नहीं थे, वो एमसीसी के पैदाइश हैं। क्या कहेंगे आप? मतलब आप देखिए, अमरजीत एक तो हमारे पहले भी मित्र थे, अमरनाथ यादव जी, और आज भी हमारे मित्र हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उनका इंटरव्यू मैंने सुना है। वैसा कोई मेरे बारे में व्यक्तिगत कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की है, इसीलिए मैं उनके प्रति कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। रही बात कि हम वामपंथी आंदोलन में नहीं थे जैसा कि उनका कहना है, नहीं बोले कि थे, बाद में ना हम बता रहे हैं,
तो देखिए, अमरजीत थोड़ा बहुत थ्योरिटिकल आदमी नहीं है, थ्योरिटिकल आदमी नहीं है, व्यवहारिक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, मास लीडर रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन उनको खुद भी मार्क्सवाद की बहुत गहराई से समझदारी थी, इसीलिए वो बोले कि वो वामपंथी नहीं थे, क्योंकि वो माओवादी जो धारा थी वो भी वामपंथी धारा ही रही है। और उनके पहले हम सीपीआईएमएल में थे, सीपीआईएमएल का मैं पहला फाउंडर मेंबर हूँ, और मेरे पिताजी, उसके बाद ही और कोई आए। अमरजीत तो 84 में आए, हम तो 78 में सीपीआईएमएल शुरू कर दिए थे। और अमरजीत को सबसे पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्य मैंने ही बनाया था, और मैं ही उनको राजनीति में यहाँ आगे बढ़ाया। वो सब है, लेकिन इसके बावजूद भी अमरजीत हमारे मित्र हैं, आदमी अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति की जो गहरी सैद्धांतिक समझ होनी चाहिए, मार्क्सवादी जो समझ होनी चाहिए, सैद्धांतिक समझ, व्यवहारिक समझ उनको है, लेकिन उसको मार्क्सवाद का जो दार्शनिक पक्ष क्या होता है, उसका जो आर्थिक पक्ष क्या होता है, उसकी पॉलिटिकल लाइन क्या होती है, ये बहुत गहरी समझदारी नहीं है उनको। इसीलिए वो बोल दिए होंगे, उनसे बोला भी गया होगा कि रमेश जी वामपंथी नहीं थे। मैं तो कहता ना हूँ बोले थे कि सीपीआईएमएल के वो नहीं थे, शुरुआत उनकी उससे नहीं है, ठीक वो है, एमसीसी के। नहीं, हमारी शुरुआत तो सीपीआईएम से है, सीपीआईएम से है। 67 में कामरेड गिरधारी राम जीते थे, तो हम लोग उस समय छोटे थे, झंडा लेकर के दौड़ते थे, ठीक चलिए है, चलिए, तो तो आपका जवाब सीपीआईएम आ से। गया। लेकिन एक बात और था, उन्होंने कहा था कि जितने विधायक हैं वो कमीशन लेते हैं, चाहे वो मेरे भी दल के क्यों न हो, दूसरे वाले 10% लेते हैं, हम 2% हमारे दल के लोग लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मेरे पास वीडियो भी है, उन्हें मैंने टेलीकास्ट भी किया था। तो क्या आप मानते हैं कि एमपी और एमएलए फंड बेची जाती है? देखिए, ऐसा है, इस मामले में थोड़ा सा भावुकता में बोल गए, हम सुने हैं उनका इंटरव्यू। पहली बात यह है कि वो तो अपने दल की बात बताएं, तो बात तो समझ में आती है कि वो अपने दल से जुड़े हुए हैं, तो उनके विधायक क्या करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया होगा। 2% लेते हैं, हाँ, अब 2% लेते हैं कि 20% लेते हैं हम नहीं जानते। और आपके दल वाले 10% सुनिए लेते हैं। ना, ये भी उनका कहना बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। अगर 10% लेते तो आप, हम अभी दुरौदा विधायक क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ की विधायक है, जाइएगा हर गांव में, हर पंचायत में आपको बोर्ड मिल जाएगा, उनके काम बोलता है। तो उनका तो ब्याज यही कहना है कि काम बोलता है, लेकिन कमीशन उसमें देखिए, 10% दरौदे विधायक पर असल बोलते में हैं। होता क्या है ना, कि जब मान लिया जाए कि वो अपने विधायकों को बहुत नजदीक से देखे हैं, अमरजीत कुशवाहा को और सतदेव राम को, तो शायद उसी से धारणा अन्य विधायकों के बारे में भी बन गई हो। तो चलिए, उनकी धारणा का हम स्वागत करते हैं। कम से कम इतनी तो अमरजीत के अंदर ईमानदारी है कि उन्होंने कहा कि हमारे विधायक भ्रष्ट रहे हैं, हमारे भी विधायक कमीशन ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद कि उन्होंने अमरजीत कुशवाहा का और सतदेव राम का कम से कम पोल तो खोला। उन्होंने जनता की बातें रखी थी। खैर चलिए, आपसे तो जीतना मुश्किल है, क्योंकि नेता लोग अपना पोल तो नहीं खोलेंगे। उन्होंने बात ये कहा था, ये सर्वविदित है रमेश जी, जनता के बीच आम धरना है, लेता है कि नहीं लेता है इसका तो कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन जनता के बीच ये आम धारणा है। आप भी जानते हैं कि एमपी फंड और एमएलए फंड में कमीशन चलता है, क्योंकि काम उतनी मजबूत नहीं होता है कई जगहों पे। देखिए, अब ऐसा है, कुछ लोग कराते हैं। अब सवाल है कि जो लोग लेते होंगे वो जानते हों, जो देते होंगे वो जानते हों। काम तो दिख रहा है नीतीश जी के शासनकाल में ना, निश्चित रूप में काम तो तो दिख रहा है। हमको काम के आधार पे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। देखिए, उन्होंने बताया था कि हमने पूछा कि आप चुनाव क्यों हार गए, आप इतना जो कह रहे हैं, हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, तो चुनाव क्यों हार गए, जनता को जिताना चाहिए था आपको। उनका कहना था कि चुनाव हारने का एकमात्र कारण है नीतीश कुमार द्वारा 10,000 रुपये घर घर भेज देना, इसीलिए हम लोग हार गए, वोट चोरी हो गया। आप क्या कहेंगे? अच्छा, चलिए, इस बात तो अगर मान उनकी बात को सही मान ली जाए, तो पिछले बार तो 10,000 रुपया नहीं गया था, पिछले बार अमर जी खुद क्यों हार गए, या बिहार में एनडीए की सरकार कैसे बन गई? 2015 में भी नहीं भेजा गया था, 2010 में भी नहीं भेजा गया था,
तो सवाल पैसे का नहीं है। देखिए, माननीय नीतीश जी के चेहरा पर वोट मिला था। इस बार का जो चुनाव हुआ या पहले भी 2005 से जो चुनाव होते रहा, चेहरा नीतीश जी रहे। चाहे महागठबंधन की भी सरकार थी, चेहरा नीतीश जी होते रहे हैं। तो नीतीश जी के बारे में पूरा परसेप्शन है। वो नीतीश जी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, कभी पिछड़ों की राजनीति नहीं की, कभी अगड़ों की राजनीति नहीं की, कभी दलितों की राजनीति नहीं की। वो गांधी जी का जो पूरा समावेशी राजनीति रहा, समाज के हर वर्ग हर तबके को लेकर चलने वाला, उसकी राजनीति की। मैं समझता हूं कि नीतीश जी से बड़ा गांधीवादी इस देश में कोई आदमी नहीं हुआ है। उन्होंने भी नीतीश जी की तारीफ की थी, कहा था कि नीतीश कुमार केवल जमीन वाले मामले को ठीक कर दें, माने जमीन का समान वितरण हो जाए, जो भी भूमि का है उसको मामला को हल कर दें, तो नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जो सम्राट चौधरी आए हैं उनके चरित्र को भी हम जानते हैं, आप कैसा मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा वामपंथी, जो भी वामपंथी नेता रहे हैं, वो बराबर जमीन की बात करते हैं कि धन धरती बट कर रहेगी, यही नारा लगाते हैं। ये सब नारे पुराने किस्म के नारे हैं, आज की परिस्थितियों से कोई मेल नहीं है। आज जाइएगा महाराजगंज में, तो किसके पास 50 एकड़ जमीन है कि आप धरती बांट दीजिएगा? सब तो 2 बीघा 4 बीघा वाले जमीन है, छोटे किसान है, मध्यम किसान है, एक आध धनी किसान होंगे जिनके पास 20-25 बीघा जमीन है। ये सब नारे बंद होने चाहिए, और यही कारण है कि वामपंथ का पतन भी हो रहा है। अभी पुरानी धारणाओं से, पुराने नारों से ये लोग अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। तो हम कह रहे हैं कि बदली हुई परिस्थिति में बदले हुए नारे देना चाहिए। आज जरूरत है कि लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो, एजुकेशन को और बेहतर बनाया जाए। इस पे काम करना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। ना, एक बात है, उन्होंने कहा था कि नीतीश जी का चरित्र पूरा बिहार के लोग जानते थे, और उन्होंने प्रस्तुत भी किया था। जो सम्राट चौधरी है उनका चरित्र हम जानते हैं। आप जानते हैं कि नहीं सम्राट चौधरी का चरित्र? हम सम्राट जी को बहुत बखूबी जानते हैं। सम्राट जी से हमारी गहरी दोस्ती, पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय से हमारी व्यक्तिगत दोस्ती भी है। और सम्राट जी, देखिए, अभी 1 महीना ही हुआ लगभग उनको मुख्यमंत्री बने हुए। तो किसी भी व्यक्ति को जब मौका मिलेगा तभी उसके बारे में जाना जा सकता है बढ़िया से। तो अभी तो सम्राट जी को हम बधाई देते हैं। को बार बार वो कह रहे हैं कि हम बिहार में न हम सांप्रदायिकता से समझौता करेंगे, न करप्शन से समझौता करेंगे, न क्राइम से समझौता करेंगे। वो लगातार इस बात को बोल रहे हैं और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो कम से कम विपक्ष के लोगों को थोड़ा तो इंतजार कर लेना चाहिए था। अगर उनकी किसी नेता को आलोचना भी करनी हो तो थोड़ा उनके काम की पूरी समीक्षा करके, पूरा रिव्यू करके बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हमें जो लगता है, जो हमारी एनडीए सरकार की पूरी दिशा है, माननीय नीतीश जी का बनाया हुआ जो बिहार में रोड मैप है, उस पे ये सरकार आगे चल रही है और बेहतर काम करेंगे माननीय सम्राट चौधरी।